Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babli Rajput. So in this video we will cover the physics portion chapter, that is work and energy. And term 2 में आपके सिर्फ दो ही चैप्टर आ रहे हैं. फर्स्ट इज ग्रेविटेशन जो मैंने करा दिया एंड सेकंड इज वर्क एंड एनर्जी. एंड इसी के साथ आपको जो फिजिक्स पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वर्क एंड एनर्जी, उससे पहले हम फोर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं. फोर्स जो हमने टर्म 1 में कवर कर लिया था. सो फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स मीन्स एनी पुश और पुल, राइट. एंड मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम देख नहीं सकते, हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, एंड मूव करते करते वो स्टॉप हो गई. मूव करते करते वो क्या हुई? स्टॉप हो गई. सो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? फोर्स. फोर्स की वजह से कोई भी मूविंग बॉडी है वो रेस्ट में आ गई. वैसे कोई रेस्ट में आई हुई बॉडी अगर मोशन करने लगे तो वहां भी फोर्स का एप्लीकेशन होता है. बिना फोर्स के कोई भी बॉडी रेस्ट वाली बॉडी कभी भी मोशन में नहीं आएगी. सो हर जगह फोर्स का एप्लीकेशन है. फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है वो नॉर्थ में चल रही थी, नॉर्थ में चलते चलते वो वेस्ट में चलने लगी, ठीक है. सो वहां भी क्या है? वहां भी फोर्स का एप्लीकेशन है. बिना फोर्स के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. सो फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं. देखने का मतलब ये है कि ये मार्कर है तो आप इसको देख सकते हो आंखों से. ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे कुछ लिखा है, सो वो आप देख सकते हो. लेकिन फोर्स को आप नहीं देख सकते हो. फोर्स के इफेक्ट को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है. सो आपको फोर्स समझ में आ गया. अब फोर्स वर्क एंड एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, तो पहले वर्क एंड एनर्जी समझ लेते हैं क्या मतलब है. तो दिमाग में डाल लो एक बात कि वर्क एंड एनर्जी दोनों ही सेम होते हैं. ऐसा कोई नहीं है कि वर्क अलग है एनर्जी अलग है. हाँ, दोनों की मीनिंग को हमने थोड़ा सा अलग कर दिया फिजिक्स में. मतलब एक ही है उनका, ठीक है. वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं एंड उनकी जो यूनिट्स होती हैं, उनकी जो फॉर्मूलाज होते हैं या दोनों स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, तो बाकी सब चीजें सेम है. सिर्फ डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है. सो कैसे समझें इसको? देखो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्पल लो या मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ठीक है. सो आई एम एबल टू स्पीक वाई? बिकॉज आई हैव एनर्जी इन माई बॉडी. और वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिली? फूड से. फूड ने मुझे न्यूट्रिशन दिया, वो न्यूट्रिशन है उसने एनर्जी को प्रोड्यूस किया. और एनर्जी क्या है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है. इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी मैं यूज कर रही हूं उतना ही वर्क डन होगा. और यहाँ पे वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है? मेरे बोलने के फॉर्म में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो, ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. बिना एनर्जी के तो आप नहीं काम कर सकते ना. कोई अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो. सो आपको वर्क एंड एनर्जी आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों बराबर ही होते हैं. अब फोर्स एंड वर्क एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ध्यान से समझना. जब भी फोर्स किसी बॉडी को मूव करा रहा हो, मतलब किसी बॉडी का मोशन हो रहा हो, और मोशन के लिए हमें पता है फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स के बिना मोशन होगा नहीं. तो कभी भी फोर्स की वजह से कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वहां वर्क डन होता है. सो एक चीज दिमाग में डाल लेना हमेशा कि जब भी बॉडी मूव करेगी ना, वर्क डन तभी होगा. और मूव किसकी वजह से कर पा रही? फोर्स की वजह से कर पा रही. तो फोर्स एंड वर्क डन भी रिलेटेड होगा, ठीक है. अगर फोर्स नहीं होती तो वर्क डन भी नहीं होता, वर्क डन नहीं होता तो एनर्जी का भी कोई काम नहीं होता. तो तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है. तो अब हम देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है. आपको यहाँ पे पहले से ही लाइन्स दिख रही होंगी, अंडरलाइंस. तो एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था पहले, आई डोंट नो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो लेट इट बी. सो व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन देन वर्क इज सेट टू बी डन. ध्यान रखना, फोर्स के बहुत सारे काम होते हैं. फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करता है, फोर्स शेप एंड साइज भी चेंज करता है, और फोर्स मोशन कर रही बॉडी को रेस्ट में भी लाता है. फोर्स मोशन की हुई बॉडी को रेस्ट में लाएगा, वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन तभी होगा जब बॉडी मोशन में होगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस व्हाइट बोर्ड का एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने क्या किया? इसको पुश किया, ठीक है, पुश किया. यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई हो रही है क्योंकि मैंने पुश किया, लेकिन वर्क डन 0 होगा क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी की वही पोजीशन है. एग्जाम्पल लो यहाँ पे मेरा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अभी एंड आई स्टार्टेड मूविंग. मैं इस पोजीशन पे आ गई. तो पहले मेरी पोजीशन ये थी, अब मेरी पोजीशन ये हो गई, ठीक है. फोर्स तो अप्लाई हुआ, साथ में वर्क डन भी हुआ क्योंकि आप पोजीशन का चेंज होगा. ये आप एग्जाम्पल मार्कर का ले सकते हो. अभी मार्कर इधर है, ठीक है, रेस्ट में है. फिर मैंने क्या किया? इसको मैं ऊपर लाई, ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स की वजह से ऊपर लाई, एंड यहाँ पे वर्क डन भी हुआ, राइट, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का चेंज हुआ है. अभी मार्कर यहाँ था एंड फिर मार्कर यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो
पोजीशन का चेंज हुआ तो यहाँ पे वर्क डन हुआ। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वहां पे वर्क डन नहीं माना जाएगा। जैसे व्हाइट बोर्ड का केस था, फोर्स अप्लाई हो रही है, ध्यान से सुनना, दोनों अलग चीजें हैं। फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन वर्क डन 0 माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। व्हाइट बोर्ड वहीं पे है, चाहे आप कितना भी इस पे धक्का मारो ये कभी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड उधरी पर अगर है तो वहां पे वर्क डन 0 होगा, लेकिन फोर्स तो अप्लाई होगी, फोर्स मानी जाएगी आपकी, ठीक है। सो ध्यान रखना, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, जब भी फोर्स मोशन प्रोड्यूस करेगा तभी वर्क डन माना जाएगा। ओके, नाउ वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल टू ईच अदर। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आपने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लिया, मैंने अपना एग्जांपल बताया था कि हम एनर्जी जितना यूज करते, जितना कंज्यूम करते उतना ही वर्क डन होता है, ठीक है। अब आप मशीन्स का एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कार भी तो मूव करती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कार के केस में जो उसका फ्यूल होता है, जो पेट्रोल डीजल होता है या नेचुरल गैसेस सीएनजीज वगैरह डालते हैं, तो फ्यूल होता है वो एज एन एनर्जी काम करता है ना। जितना फ्यूल आप कार का यूज करोगे उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। आपने जितना फ्यूल यूज किया, मान लो 5 लीटर फ्यूल यूज किया, उसके हिसाब से कार है वो वर्क डन करेगी, मतलब उसके हिसाब से कार है वो एक डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। सो फॉर डूइंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जितना आप काम करोगे उतनी एनर्जी को आप यूज करोगे या कंज्यूम करोगे, ठीक है। नाउ वर्क, अब वर्क पे आते हैं। वर्क का मतलब क्या है? सो वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब भी फोर्स मोशन को प्रोड्यूस करेगा, मतलब जब भी फोर्स की वजह से कोई बॉडी मोशन में आएगी, वहां पे वर्क डन है वो माना जाएगा। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो इसको। जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन होगा या जब भी कोई बॉडी वर्क करेगी तो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिन पे बॉडी डिपेंड करती है? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये जो डॉट है ना, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ, इसको ब्लैक से बना देती हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े डॉट है, ये बॉडी हमारी। तो बॉडी अभी ए पॉइंट पे थी, फिर वो बी पॉइंट पे पहुंच गई। बॉडी ने ए से शुरू किया एंड वो बी पे पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि इस पे एक फोर्स लगा, बॉडी पे एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। और मुझे बताओ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो बॉडी मूव करेगी ना। मान लो मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं मैं पीछे साइड मूव करूंगी, पीछे से कोई धक्का मुझे देगा आगे की तरफ तो मैं आगे मूव करूंगी ना। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, राइट। सो पहला तो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगा वर्क डन, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखना, जब भी कभी मोशन होता है तो बॉडी पोजीशन चेंज करती है। मेरा एग्जांपल ले लो, मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैंने थोड़ा सा मोशन किया, अब मैं यहाँ पे आ गई, तो मेरी पोजीशन चेंज हुई। मैं पहले यहाँ पे थी, अब मैं यहाँ पे आ गई, तो मैंने एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। जब भी कभी पोजीशन चेंज होगी, भले मैं छोटा सा स्टेप लूं, मान लो मैंने इतना चला, बट पोजीशन तो फिर भी चेंज हुई ना, ठीक है। तो जब भी कभी मोशन होगा तो पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज होने की वजह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस होता है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक तो फोर्स जब बॉडी पे लगेगी तो बॉडी मोशन में आएगी, और जब भी बॉडी मोशन में आएगी तो वर्क डन होगा। और अगर बॉडी मोशन में आ गई है तो उसकी पोजीशन है वो चेंज होगी। अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसने एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया होगा। सो आई होप आपको ये 2 फैक्टर्स हैं वो समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहली डेफिनेशन तो ये थी, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बोलोगे मैम 2 डेफिनेशन, तो दूसरी डेफिनेशन आपको फॉर्मूला डिराइव कराती है वर्क डन का, कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। ध्यान से समझना, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस पर कितना वर्क हुआ है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। किसके? प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, मतलब उस बॉडी पे कितना फोर्स लगा है, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक चीज मुझे बताना, दिमाग लगाना अपना, देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो बॉडी मूव करेगी ना। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बॉडी हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड में ही होगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको समझ आ गया होगा, वर्क डन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है।
सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देना, कुछ बुक्स हैं वो वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्टेंस भी लिखती हैं, कुछ है वो वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिखती हैं। आप कोई भी चीज लिख के आओगे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आई प्रेफर कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो फॉर्मूला है ना डिस्प्लेसमेंट वाला, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, डिस्टेंस वाला यूज नहीं होता न्यूमेरिकल में, ये वाला होता है। तो आप एक ही चीज रखो, ठीक है। तो यही फाइनल बना लो आप, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फिजिक्स में आप जब भी डेरिवेशन करो फॉर्मूला का, तो हमेशा ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। और अभी के लिए प्लस पॉइंट मान के चलो, हो सकता है टीचर्स ना बताएं आपको। जब भी फॉर्मूला डिराइव होता है, फाइनल फॉर्मूला, खैर यहाँ तो कोई डेरिवेशन है नहीं, लेकिन डेरिवेशन है फिजिक्स में, वी नो दैट, राइट। तो जब भी फाइनल फॉर्मूला डिराइव होता है, तो उनके जो सिंबल का मीनिंग है वो लिखना जरूरी होता है, कि हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका प्लस पॉइंट जोड़ेगा। देखो, आता सबको सब कुछ है, सबने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन लैक कहाँ करते हो आप, कहाँ मार्क्स आपके जाते हैं, आंसर राइटिंग में। आप ना आंसर को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते हो। तो इन दिस केस W का मतलब है वर्क डन, F का मतलब है फोर्स अप्लाइड, एंड S का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज और ध्यान में रखना कि कौन सा लेटर कैपिटल है और कौन सा लेटर स्मॉल है, इंपॉर्टेंट है। आप W को स्मॉल बना के नहीं आ सकते, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना। सो नोट इट डाउन। तो नाउ लेट्स सी द यूनिट ऑफ वर्क। जैसा हम प्रीवियस फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट हमने कैलकुलेट की थी, या हमने यूनिट्स को याद किया था, इन द सेम वे हम वर्क डन की यूनिट को भी कैलकुलेट करेंगे एंड उसको याद करेंगे, राइट। सो हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है, वो यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं लेंथ की बात करती हूँ, तो लेंथ कभी भी आप केजी में उसको केजी में उसको मेजर नहीं कर सकते हो। लेंथ अगर मैंने बोला तो या तो वो मीटर में मेजर हो गया, सेंटीमीटर या अदर यूनिट, राइट। वो यूनिट्स इस तरीके से होंगी। अगर मैं वेट या मास की बात करती हूँ, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, केजीज में, किलोग्राम्स में या ग्राम्स में। वेट को आप मीटर्स में मेजर नहीं कर सकते हो। सो हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। बस दैट वर्क की भी एक अपनी यूनिट होती है। तो वो यूनिट क्या होती है वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो यूनिट होती है, एक होता है MKS और एक होता है SI यूनिट, ठीक है। बाकी और भी तरीके की यूनिट होती है, जैसे CGS हो गया, ये यूनिट के सिस्टम होते हैं, FPS हो गया, राइट। सो SI यूनिट तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मेनली जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं ना उन पे दी जाती है SI यूनिट। बट जो MKS यूनिट होती है या CGS या FPS, इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो हमें नहीं पढ़ने अभी, मैं MKS का मतलब बता देती हूँ। देखो, MKS का मतलब M फॉर लेंथ का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेंथ किस में है, मीटर्स में, ठीक है। K फॉर आपका मास का रिप्रेजेंटेशन है, वो किस में मेजर किया जाएगा, केजीज में। तो kg का K हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड S फॉर टाइम का रिप्रेजेंटेशन है, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो इसका M, लेंथ का M, मास का K और टाइम का S, ठीक है। तो MKS बन गया, ये समझ आया ना। वैसे CGS सिस्टम की अगर हम बात करें, CGS, तो C फॉर सेंटीमीटर, ये क्या होगी अगेन, लेंथ। G फॉर मास, मास किसमें यहाँ पे, ग्राम में है, ठीक है। एंड टाइम सेकेंड्स में ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CGS। तो इस तरीके से कोई नई चीज नहीं है कि कोई नई चीज उठा करके रख दी हो, ठीक है। वही चीज है, जैसे FPS में भी सेम है, F फॉर फुट होता है, एंड फुट एक लेंथ है, राइट। P फॉर पाउंड होता है, पाउंड वेट को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। S फॉर सेकेंड, ठीक है। सो ये सिस्टम कोई नया नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हमको मेजरली MKS और SI पे ध्यान देना है, ठीक है। सो हर फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन MKS, CGS और FPS जरूर होगी। हमको SI और MKS पढ़ना है। आपको समझ आ गया होगा MKS का मतलब क्या है। M यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है मीटर, मतलब लेंथ का, K फॉर kg दैट इज मास का रिप्रेजेंटेशन, एंड S फॉर सेकेंड दैट इज टाइम का रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं वर्क डन पे। सो जैसा मैंने बताया था, वर्क और एनर्जी एक ही है, एक ही मतलब होता है। तो जो भी यूनिट वर्क की आएगी वो एनर्जी की भी रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को, राइट। जो भी यूनिट मैं वर्क के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, एनर्जी की भी यूनिट है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, राइट। पहले मैं ना MKS यूनिट कैलकुलेट करती हूँ वर्क की। सो कैलकुलेशन करते हैं हम किसकी, कैलकुलेशन यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, या हम बोले एनर्जी,
ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से ही यूनिट डिराइव होगी। वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब वर्क डन की यूनिट निकालनी है तो वर्क डन के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आप बताओ फोर्स की यूनिट आपको याद है, फोर्स की यूनिट क्या थी, फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन थी, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते थे, ठीक है। सो F की जगह हमने N लिख दिया, उसकी यूनिट लिख दी, एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, और लेंथ की यूनिट हम मीटर में रखेंगे, ठीक है। आप बोलोगे मैम सेंटीमीटर में क्यों नहीं रखी, तो हम ना MKS यूनिट की बात करते हैं, और MKS यूनिट में जो लेंथ है वो किसमें, मीटर में। जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे हम सेंटीमीटर में रख देंगे, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कैलकुलेट करते हैं तो MKS सिस्टम को देख करके ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो न्यूटन मीटर, सो पहली यूनिट हमारी ये आ गई न्यूटन मीटर वर्क डन की, ये क्या होगी इसकी MKS यूनिट। एक और हो सकती है MKS यूनिट इसकी, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क डन के साथ कुछ नहीं करेंगे हम। फोर्स की अगर मैं MKS यूनिट बोलूं तो यहां पे जो न्यूटन लिया ना हमने, ये फोर्स की SI यूनिट है, लेकिन फोर्स की एक MKS यूनिट भी थी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू MA, राइट। सो मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजीज में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जो फोर्स की MKS यूनिट हो गई वो ये हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हम फोर्स की जगह ये वाली यूनिट रख देंगे, दैट इज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू S। अब आपने मैथ्स में ये पढ़ा था कि कभी भी दो टर्म्स के जब बेस सेम होते हैं, जैसे इस केस में ये भी S है, ये भी S है, इसके पास पावर -2 है, इसके पास पावर 1 होगी, ठीक है। तो जब भी कभी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में होती हैं, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एंड उनका बेस सेम होता है, जैसे यहाँ पे S है, S है, तो उनकी जो पावर होती है वो एड ऑन हो जाती है। जैसे इस केस में S लिखेंगे और ये जगह -2 + 1, जो कि आ जाएगा S -2, ठीक है। -2 में से +1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। सो आप इसको लिख दोगे, वर्क डन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड। ये वाली यूनिट है जो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन हायर क्लासेस में तो पक्का पूछी जाएगी, ठीक है। सो आपको तरीका आना चाहिए कैसे निकालते हैं यूनिट्स वगैरह। देखो याद रखोगे तो बहुत अच्छी चीज रहेगी, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो हर चीज रिलेटेड है, कोई चीज रटना नहीं है, आपने देख लिया है, रटना तो नहीं है मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज। ये यूनिट यूज होती है, और MKS यूनिट ये भी होगी, तो ये दो टाइप्स की हमारे पास MKS यूनिट होगी फॉर वर्क डन। अब इसकी SI यूनिट भी होती है क्या, तो यस इसकी SI यूनिट भी होती है। SI यूनिट होती है वर्क डन की या एनर्जी की, वो होती है जूल, JOULE, कैपिटल J से इसको डिनोट करते हैं, जूल इसकी यूनिट हो गई। तो आपने सब कुछ सीख लिया, इसकी MKS यूनिट क्या है क्लियर हो गया। MKS यूनिट इज न्यूटन मीटर हो सकती है, या इसकी MKS यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, यू कैन स्किप इट, बट याद रखोगे तो और अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी आगे। एंड SI यूनिट इज जूल, जिसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया हुआ। अब एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कीजिए। आई नो आपको पता है, एंड यू विल कमेंट डाउन। ऑलराइट, आपने कमेंट कर दिया होगा, सो मैं बताती हूँ कि वर्क डन या वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी फॉर्मुलेज में आपके वेक्टर टर्म आते हैं, ठीक है, आपकी फिजिक्स में 9th में जिस भी फॉर्मूले में आपके वेक्टर टर्म आएंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। लेकिन वर्क डन में आपको ध्यान देना है, वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये जो साइन लगाया ना मैंने ऊपर, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क डन भी वेक्टर होगी नहीं,
यही चीज इंपॉर्टेंट है। वर्क डन और एनर्जी आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, इन दो फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में तो दोनों वेक्टर टर्म है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने की। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमेशा ही ऐसा होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में वेक्टर टर्म आ रहा है तो वो भी वेक्टर होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताई थी, मैंने इसको ये नहीं बोला था कि आप इसको मंत्र मान लो, ठीक है। एंड आप एक चीज यहाँ देख सकते हो कि जब भी हमने जितने भी हमने प्रीवियस फॉर्मुलेस पढ़े हैं ना, उसमें सिर्फ एक टर्म वेक्टर हुआ करता था। जैसे कि फोर्स के केस में फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है वाइल एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी हमारा वेक्टर बन गया था, ठीक है। मोमेंटम के केस में P = mv था। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो मोमेंटम भी वेक्टर बन गया था। लेकिन वर्क डन के केस में दोनों ही वेक्टर हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब दोनों चीजें वेक्टर होंगी तो जो चीज होगी वो स्केलर बन जाएगी। ये ना वेक्टर और स्केलर कैसे डिसाइड करते हैं आप फिजिक्स में पढ़ोगे, क्लास 11th में आपका चैप्टर, 3rd चैप्टर है मे बी 3rd या 4th, वहां पे आप पढ़ोगे कि स्केलर और वेक्टर को हम कैसे गेस करते हैं। सो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ अगर आपको ज्यादा जिज्ञासा जानने की। देखो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्रॉस और डॉट क्या है, दोनों तो मल्टीप्लाई होते हैं, नहीं दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, फिजिक्स में दोनों अलग चीजें होती हैं। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में दो ऐसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इस केस में भी सेम ही हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इससे फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी वो स्केलर होगी। तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान रखो कि जो वर्क डन है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, या एनर्जी है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या होगा जब हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी में। तो सबसे पहले तो अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब समझते हैं। देखिए ग्रेविटी का मतलब होता है, ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी चीज को नीचे पुल डाउन करती है, ठीक है। हमें पता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। एंड वी नो हमारे अर्थ के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस फील्ड में अगर कोई भी चीज एंटर करती है तो वहां पे एक फोर्स लगती है जो उसको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पुल करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मारकर मैंने अगर इसको ऊपर उछाला तो ये नीचे आ गया। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रही है जो इसे नीचे की तरफ खींच रही है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो आपको इतना समझ में आ गया, अगर कोई बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव कर रही, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं अलोंग द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के साथ साथ काम करना, अलोंग द ग्रेविटी। लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब होता है कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से दूर जा रही हो, मतलब ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द, ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो आपको ये दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा, अलोंग द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो इसमें बोल रहे हैं कि क्या होगा जब कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, राइट। मैं एक सिनेरियो लेती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टेयर्स हैं, ठीक है। मान लो आपके घर के स्टेयर्स हैं, बोलोगे मैम इतने गंदे स्टेयर्स नहीं है। मान लो कि घर के स्टेयर्स हैं इस तरीके से, राइट। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एंड आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ छत पे बारिश हो रही है, कपड़े लेकर के नीचे आ जाओ। सो आप क्या करोगे, स्टेयर्स से चढ़ करके छत पर जाओगे एंड देन कपड़े लेकर आओगे। तो जब आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे होगे, मान लो ये हो आप, ठीक है, क्यूट से ये हो आप, एंड आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट। सो आप क्या कर रहे हो, हाइट कवर कर रहे हो। सबसे पहले ये हाइट होगी ना, एक स्टेयर्स हाइट पे ही मौजूद है, ऐसा तो नहीं बिना हाइट के स्टेयर्स बन गई, हाइट तो लगेगी। तो आप एक हाइट कवर कर रहे हो, और आपका जो वेट है, वेट किसकी तरफ लग रहा है, सो आपका जो वेट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हमने पढ़ा था ना कि जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही लगता है, ठीक है। अगर वेट मान लो ऊपर की तरफ लग रहा होता तो हम लोग हवा में तैर रहे होते, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इस वजह से हम एक सरफेस है उस पर प्रॉपरली वॉक कर पाते हैं, उस पर हम प्रॉपरली हम कह सकते हैं स्टे कर पाते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया दोनों कंडीशन, ये हाइट है और आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब आते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होगा इस केस में, देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है वो मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। डरना बिल्कुल नहीं कि आपको इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, हर फॉर्मूला एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से ही डिराइव हुआ है, ध्यान से समझना। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला था
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, राइट। हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करना चाहिए। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो F होता है वो mg के बराबर भी होता है, पढ़ा था ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा था ना, राइट। तो हम F की जगह क्या रख देंगे, mg रख देंगे। एंड मैंने बताया था कि जब भी आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब भी बॉडी वर्टिकली मूव करने लगती है तो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट में बदल जाता है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने चेंज करवाई थी, वो इसी बेसिस पे चेंज करवाई थी। जहां जहां डिस्प्लेसमेंट था मैंने वहां हाइट लगा दिया था, ठीक है, वहां पे हाइट लिखवा दिया था। इस केस में भी सेम होगा, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है, तब तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। लेकिन जब कोई बॉडी एक हाइट को कवर करती है तो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है हाइट में, ठीक है। जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही होती है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर ये मार्कर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तब तो मैं कहूंगी इसने कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन मैंने इस मार्कर को चेंज करके अब मैं ऐसे उछालने लगी इसको, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं बोलूंगी, मैं हाइट बोलूंगी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस में बदल जाता है, हाइट में बदल जाता है, जब मोशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट होता है। चीज समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट लिखनी है हमको, ठीक है। ऑल राइट, सो यही हमारा फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू mgh। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या इसमें डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं, सब कुछ कितना सिंपल है ना। वर्क डन इज mgh, ठीक है। M फॉर मास, G फॉर याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है, H फॉर हाइट। इसकी जो यूनिट होगी वो सेम ही रहेगी, या तो जूल लिख दो आप, या हमने कौन सी डिराइव की थी, न्यूटन मीटर, ठीक है, कोई सी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कोई बॉडी एक हाइट पे जा रही है तब वो कितना वर्क डन करेगी, उसमें कितना वर्क किया, तो दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। सो नोटेड डाउन। अब हम फील ले लेते हैं फॉर्मूला का, कि जो हमने फॉर्मूलेज अब तक पढ़े हैं उनका कैसे एप्लीकेशन करेंगे। सो क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। सो हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो कभी आपको क्वेश्चन समझ ना आया करे ना तो आप उसको पार्ट्स में पढ़ा करो, उसको तोड़ दिया करो, क्वेश्चन को तोड़ने का मतलब नहीं हथौड़ा चलाओ उस पर, तोड़ के पढ़ा करो, ठीक है। कुछ पार्ट पढ़ लिया आपने, फिर समझो और फिर लिखो। जैसे इसमें पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन, मतलब क्या पूछ रहे हैं इसमें, वर्क डन पूछ रहे हैं, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की, तो F की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 न्यूटन। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब S, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था, कोई भी आप यूज कर सकते हो, 1 मीटर, ठीक है। ऑल राइट, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना, हमें पता है W इज इक्वल टू F इंटू S। फॉर्मूला जरूर लिखना क्वेश्चन, देखो ध्यान रखो जैसे मैं क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है, सबको सब आता है, बहुत ज्यादा ज्ञान सब में भरा हुआ है, लेकिन मार्क्स आप कहाँ लूज करते हो, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में। आप अपना आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाते हो ठीक से, वहां आप मार्क्स लूज करते हो, तो वो चीज आपको सीखनी है, इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं आगे भी बहुत काम आने वाली है, राइट। सो F इंटू एस, तो F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है गिवन, 10 न्यूटन इंटू एस इज 1 मीटर, सो दिस विल बी 10 जूल्स भी लिख सकते हो या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। सो इसको बॉक्स में बंद कर दो, इतना आपका आंसर आ गया, राइट। ये चीजें हाईलाइट क्या करो, आपका जब भी कोई आंसर निकले ना उसको या तो आप जैसे ब्लू पेन से आप सॉल्व करते हो तो आप क्या करो, ब्लैक पेन से नीचे या तो अंडरलाइन कर दो उसको या बॉक्स में उसको बंद कर दो, ताकि समझ में आए कि भाई हाँ टीचर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और टीचर को जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी वो उतना ही ज़्यादा खुश होगा आपसे, राइट। सो ध्यान रखो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट मार्क्स यहीं पे लूज होते हैं बच्चों के, राइट। सो नोट इट डाउन। All right. So next question is on the screen and the question is a pair of bullock exerts a force, मतलब बैलगाड़ी होती है, ठीक है, तो वो बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, यू नो, ठीक है, तो वो चल रही है एंड उसके पीछे एक प्लो लगा होता है जिससे जो खेत होता है उसको हम जोतते हैं, ठीक है। सो exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से, अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो,
ठीक है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं 140 न्यूटन एंड द फील्ड बीइंग फ्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है या डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है 15 मीटर, ठीक है, लेंथ है ना, तो वो हो गया 15 मीटर। अब पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द फील्ड, मतलब पूरा खेत जोतने में कितना टाइम लगा। सो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है। सो आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज आपका 140 न्यूटन इनटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 न्यूटन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा सर 2100 जूल से आप न्यूटन मीटर लिख सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये दूसरा तरीका था, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मूला वही लगा है, बस यहाँ पे लेंथ उन्होंने लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ भी क्या है, डिस्टेंस ही हो गई ना, ठीक है। मान लो ये फील्ड है हमारा, ओके, और ये मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, तो प्लो मतलब जो बैलगाड़ी है वो प्लो को लेके चलेगी तो ना, तो ये डिस्टेंस हो गया ना हमारा, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप डिफिकल्ट खुद बना देते हो चीज़ों को, और हमें क्या करना है, हर चीज़ को इजी करके सीखना है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ सम अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द एनर्जी, सो यू शुड नो इट्स जूल, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज द एमकेएस यूनिट फॉर वर्क, तो आपको पता होना चाहिए एमकेएस यूनिट हमारी क्या है, न्यूटन मीटर भी हो सकती है और इसको हम केजी मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, दोनों ही एमकेएस यूनिट हो जाएंगी फॉर बोथ वर्क डन एज वेल एज एनर्जी। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मतलब किसी बॉडी पे कोई वर्क हुआ तो वो जो वर्क हुआ उस बॉडी पे वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने लेक्चर में पहले बताया था कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन इंपॉर्टेंट है। पहला है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड सेकेंड इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना जब भी आप एमसीक्यू करो ना तो ये जरूर देखा करो उसमें नॉट लिखा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत मार्क्स लूज होंगे, जल्दी जल्दी में करते हो, यहीं पे गलती करते हो, भले आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो लेकिन एक नॉट की वजह से आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। सो नॉट लिखा है मतलब इनमें से कौन से जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है एनर्जी की। सो एनर्जी की यूनिट क्या है, या तो उसकी यूनिट जूल हो सकती है, या तो न्यूटन मीटर हो सकती है, या केजी मीटर पर सेकेंड हो सकती है। सो जूल, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर, तो इसकी यूनिट है, लेकिन कौन सी यूनिट नहीं होगी, दैट इज व्हाट। व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर, पावर हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। सो आई होप आपको वीडियो है वो समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा पढ़ते टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का कवर करेंगे। टिल देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया वर्क के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आप सोचोगे कि भाई हाँ प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है, फिजिक्स के केस में ऐसा होता है, बट रियल लाइफ में तो कुछ अलग ही है। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।